अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस क्लास में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 कंबाइंड। दे आर कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। और इसके अंदर जो आपके पास चैप्टर नंबर 6 है उसमें उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 7 का नाम है इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। चैप्टर नंबर 8 का नाम है ओवरकमिंग कॉमन चैलेंजेस। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे कि वर्क प्लेस कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, वर्क प्लेस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है, कम्युनिकेशन किस किस लेवल पे इस्तेमाल हो रही होती है, कम्युनिकेशन का क्या पर्पस होता है, इंफॉर्मेशन क्यों शेयर हो रही होती है, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स का क्या क्या इंटरेस्ट या स्टेक होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चैप्टर नंबर 7 में हम ये देखेंगे कि बिजनेस मैसेज क्या होता है और बिजनेस मैसेज को किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाता है। चाहे मैं लेटर लिख रहा हूँ, चाहे मैं मेमो लिख रहा हूँ, चाहे मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ, चाहे मैं कोई और बिजनेस राइटिंग कर रहा हूँ, मैं उसे किस तरीके से इफेक्टिव बनाऊंगा। चैप्टर नंबर 8 में हम बात करेंगे कि जो हमने चैलेंजेस देखे थे बिजनेस कम्युनिकेशन के जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, कभी कंस्ट्रक्टिव जो है आपके पास क्रिटिसिज्म आती है, कभी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आ रही होती है, किस तरीके से आप फेस करोगे। फिर उसके अलावा आपने ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करना होता है। इसके अलावा इम्प्लाइड मैसेज चले जाता है, आप ना चाहते हुए भी कोई ऐसा मैसेज डिलीवर कर देते हो कि बाद में आपके सर पर आ सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, चैलेंजेस हैं और इसको किस तरीके से ओवरकम किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है उसके बेसिक्स, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन की। चैप्टर नंबर 1 याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक बंदा दूसरे बंदे को कोई नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फीलिंग, कोई ओपिनियन, कोई आइडिया, कोई फैक्ट, कोई फिगर अगर कम्युनिकेट कर रहा है, रिले कर रहा है, पास ऑन कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, भेज रहा है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, कोई भी आइडिया शेयर हो रहा है, कोई भी फैक्ट स्टेट किया जा रहा है, कोई फिगर बताई जा रही है, और पर्पस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मीट हो जाएं, बिजनेस के गोल्स अचीव हो जाएं, दिस इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। कि अगर मैं अपने सप्लायर से नेगोशिएट कर रहा हूं तो नेगोशिएशन से क्या फायदा होगा, मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर मैं कस्टमर को एक की जगह दो बेच रहा हूं तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर बिजनेस के एनवायरमेंट में मैं कोई भी चीज कम्युनिकेट कर रहा हूं और उसका फायदा बिजनेस को होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, दिस इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। आई होप बात समझ आ गई होगी। बिजनेस कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन दैट इज इंटेंटेड टू हेल्प बिजनेस अचीव फंडामेंटल गोल्स। कि इसकी इंटेंट ये होती है कि बिजनेस के फंडामेंटल गोल्स अचीव हो जाए थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एज वेल एज पीपल आउटसाइड द कंपनी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या रीजंस होते हैं कि हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या बिजनेस मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके पास पूछा जा चुका है कि रीजन बताओ कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों होती है। आप किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को या ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हो, आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, या आप लेट सपोज सीधा इन्फॉर्म करना चाहते हो, या कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो, कोई डिसीजन चाहते हो, कोई सोल्यूशन चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। या आप रेसिपिएंट को परसुएट कर रहे हो, उसे पुश कर रहे हो, उसे मोटिवेट कर रहे हो कि भाई या तो ये काम कर दो या मुझे रिस्पॉन्स दे दो, तो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो। सर क्या सिर्फ 4 यही रीजन होते हैं? नहीं। सर क्या मैं ये रीजन लिखूं? लिख सकते हैं। क्या सर मैं 2 और लिख लूं? लिख ले। क्या सर मैं चारों के चारों लिख ले? कोई मसला नहीं है, सही है। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन बताऊं, ये तो रीड कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जहां पे मल्टीपल लोग मिलके काम कर रहे होते हैं किसी पर्पस को अचीव करने के लिए। सर अगर बहुत सारे टीचर्स मिलके पढ़ाना शुरू कर दें तो क्या हम उसे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे? ऐसा ही है, मल्टीपल टीचर्स क्या कर रहे होते हैं, एडुकेट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। या एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को एडुकेट कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन। या एक टीचर, एक स्टूडेंट, एक पेरेंट मिलके स्टूडेंट पे
जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ टीचर तो है क्या, लेकिन पढ़ा किसी स्टूडेंट को रहा है और उसका पेरेंट कंसर्न्ड है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीपल लोग मिलके किसी एक गोल को अचीव कर रहे हैं। 10 टीचर मिलके अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन। एक टीचर मिलके घर पे कोचिंग सेंटर चला रहा है, या फिर लेट सपोज ट्यूशन सेंटर चला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। या लेट सपोज कोई एक बंदा किसी के घर जाता है उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पेरेंट भी कंसर्न्ड है, बच्चे भी कंसर्न्ड है और टीचर भी कंसर्न्ड है, ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्टीमेटली क्या होगा, टीचर को पैसे मिलेंगे। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। फिर लिखा हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल जो मिलके काम कर रहे होते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट। लेट सपोज सब लोग मिलके प्रॉफिट की तरफ काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बिजनेस की दी थी कि बिजनेस में क्या होता है कि ओनर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है या जिसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट के लिए कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, याद करो चैप्टर नंबर 1, याद करो चैप्टर नंबर 5, उसमें हम ये चीज पढ़ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से इसे मार्क कर रहा हूं। ये 3 दफा आ चुकी है, सही है। तो रिपीटेशन की वजह से आपका कोर्स वैसे भी रिड्यूस हो जाता है कि ये आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि मैं एक दफा आपको रिकॉल कर ही देता हूँ क्योंकि ये पास पेपर में आ चुका है। कम्युनिकेशन हम ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए करते हैं कि जो भी हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए और वो कॉन्क्रीट हो जाए। क्लियर का मतलब क्या है कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। कॉन्क्रीटनेस का मतलब ये है कि उसमें कोई डाउट ना रहे, सही है। आप स्ट्रेटेजीज बता सकते हो, विजन बता सकते हो, मिशन बता सकते हो, ब्रांड के बारे में बता सकते हो। कम्युनिकेशन का एक और फायदा ये है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आप अपनी रैपॉर, अपना रिलेशनशिप बेहतर कर रहे होते हो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से। एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के विजन को समझ भी लेता है और आगे कम्युनिकेट भी कर देता है। कम्युनिकेशन के फायदे क्या हैं कि बेहतर टीम बिल्डिंग हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है प्रिवेंट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट हो जाते हैं, कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाती है, लोग गोल्स मीट करना शुरू हो जाते हैं, सक्सेस हासिल करना शुरू हो जाते हैं, क्रिएटिविटी प्रमोट होना शुरू हो जाती है, इनोवेशन आ जाती है और इंडिविजुअल के करियर में प्रोस्पेक्ट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सर प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है ऑप्शंस। आपके करियर ऑप्शंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि ये भी करियर है, ये भी करियर है, यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ। जितना बेहतर कम्युनिकेट करोगे उतने करियर प्रोस्पेक्ट बढ़ जाएंगे। मैं अपनी बात करूँ कि मैं अपने कम्युनिकेशन को यूज करके कितने करियर प्रोस्पेक्ट निकाल सकता हूँ। मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, ठीक है, मैं मोटिवेशन सेशंस रख रहा होता हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ। इसके अलावा जो है मैं जो है बहुत सारे और सेशंस वगैरह कंडक्ट कर रहा होता हूँ। या लेट सपोज मैं क्या कर रहा होता हूँ कि कंटेंट राइटिंग कर रहा होता हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रहा होता हूँ। तो रिटन कम्युनिकेशन का अपना फायदा है और ओरल कम्युनिकेशन का अपना फायदा है। तो जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करोगे उतना आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे, सही है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि सर मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस देखी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई फर्क होता है। लेट सपोज अगर मैं लेफ्ट साइड पे ऑर्गेनाइजेशन देख रहा हूँ, राइट साइड पे ऑर्गेनाइजेशन देख रहा हूँ, दोनों एज इट इज सेम है, दोनों एज इट इज सेम है, लेकिन क्या दोनों के नाम का फर्क है। या मैं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहा हूँ, एज इट इज सेम है, शायद नाम भी सेम हो, लेकिन क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें पार्टनरशिप में काम हो रहा है, यानी कि उसके 2 ओनर्स हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप पे चल रही है, उसका एक ओनर है। या मैं 2 ऑर्गेनाइजेशंस को देखता हूं, एज इट इज सेम है, शायद नाम भी सेम है और दोनों सोल प्रोप्राइटरशिप पे चल रही है, लेकिन पता चल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस के लिए काम करती है और एक ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है। तो यहाँ पे कमेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रही होती है। देयर आर फैक्टर्स जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश करती है बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि ओनरशिप, कि पब्लिक ओन्ड कंपनी है या फिर प्राइवेट ओन्ड कंपनी है। दूसरा कि अगर लेट सपोज कंपनी नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर नॉर्मल कंपनी। तो यहाँ पे ओनरशिप की बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप का अपने बिजनेस पे 100% कंट्रोल होता है, पार्टनरशिप पे कंट्रोल थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है और कंपनी में तो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता ओनर के पास। एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशंस वेरी कर रही होती है अपने टास्क के बेसिस पे। आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को देखा होगा प्राइमरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही होती है, यानी कि नेचर से चीजें हासिल कर रही होती है। मैं कहता हूं एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन, माइनिंग की ऑर्गेनाइजेशन,
ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है नेचर से चीजें हासिल कर रही होती है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। कि जो लकड़ी आपने आपने हासिल की थी जंगल में से, बहुत सारी आपके पास फैक्ट्रीज ऐसी होती है जो उस लकड़ी को क्या करती है, पील कर रही होती है, चॉप कर रही होती है, शेप दे रही होती है। फिर तीसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है टर्शियरी इंडस्ट्री। ये जो आपके पास पिफा की ऑर्गेनाइजेशन है, ये टर्शियरी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज इंपार्ट की जा रही होती है, प्रोडक्ट पे या फिर गुड्स पे काम नहीं हो रहा होता। तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। फिर जो आपके पास बिजनेस का नेचर है उसके हिसाब से, जो आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपके पास पावर सेक्टर है, आपके पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री है, आपके पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, फिर आपके पास जो है ना आर्म फोर्सेस है, इसके अलावा आपके पास जो है वो लेट्स से आईटी सेक्टर है। आपके पास बहुत सारे सेक्टर्स मौजूद है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ क्या कर रही होती है, सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ट्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है कि जो इलाके में दुकान वाले होते हैं वो प्रोडक्ट खुद से नहीं बनाते, वो खरीद के ले आते हैं, एक हाथ से खरीदते दूसरे हाथ से प्रॉफिट में बेच देते हैं। तो यह ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रही है। ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के लिए काम करती है, कुछ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है। फिर आपके पास साइज के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, कुछ मीडियम और कुछ होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फिर ज्योग्राफी के हिसाब से जो है वेरिएट कर रही होती है, कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। फिर आपके पास लीगल स्टेटस होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, पार्टनरशिप का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, लेकिन कंपनी की अपनी लीगल एग्जिस्टेंस होती है। फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करें तो इक्विटी फाइनेंस है, डेट फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मिड टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मौजूद होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, मेरा लेक्चर वापस से देखना और 0.75 की स्पीड पे सुन लेना, तो आपको ये बातें समझ आ जाएगी। मैं स्पीड पे इसलिए चल रहा हूँ कि बहुत जेनरिक बातें हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट अगेन कहीं पे भी लगे आपको कि कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो क्लास के बाद आप मुझसे पूछ सकते हो, तो अलग से वॉइस नोट पे मैं आपको गाइड कर दूंगा। क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो शायद मैं ये अनइम्पॉर्टेंट चीजें रिपीट यहाँ पे ना कर सकूं, बट वॉइस नोट्स के इंशाल्लाह जो आपके ग्रुप में आएंगे मैं उसके आंसर जरूर करूंगा। इंडिविजुअली शायद मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, असल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो मैसेज मुझसे मिस हो जाता है। ग्रुप इंशाल्लाह एक ऐसी चीज है कि मैं कम्युनिकेट करने के लिए वहां पे आता ही हूँ, 4 सवाल देखूंगा तो जवाब दे दूंगा। सही है। सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करें, लेट सपोज आपके पास एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक आपके पास पार्टनरशिप है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप अगर बैंक जाता है, सोचो एक छोटा सा बिजनेस है, वो बैंक जाता है, तो क्या बैंक उसको उसका मुंह देख के लोन दे देगी? द आंसर इज नो। बैंक उसको नहीं जानता, तो बैंक उससे शायद फॉर्मेलिटी ज्यादा फुलफिल कराएगी, उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लेगी, उससे ज्यादा एप्लीकेशन फिल करवाएगी, उससे जो है वो जो है ज्यादा जो है लेट सपोज इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा चार्ज करेगी और लोन की अमाउंट कम पे करेगी, कोलेटरल ज्यादा रख रही होगी। कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत है, बैंक भी लोन देगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लोन देंगे, जनरल पब्लिक भी लोन देगी, जनरल पब्लिक जो है शेयर भी परचेज करने को तैयार होगी, इसके अलावा लोग उनको उधार पे भी माल बेच सकते हैं। तो उनके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ज्यादा है, वो बिजनेस में पैसे अलग अलग एवेन्यू से ला सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप को तो घर वाले पैसे नहीं देते, तो बैंक कहां से पैसे देगा? तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ज्यादा होते हैं, कुछ के पास होते हैं कम। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे भी आप ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकते हो। टेक्नोलॉजी की बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस वेरी करती हैं। आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखा होगा, वो टेक सेवी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रही होती है। आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो तो सबसे पहले आपके पास मेटल डिटेक्टर डोर होगा, आप उससे एंटर होगे। उसके बाद क्या होगा, आपके पास जो है एक गेट लगा हुआ होगा बायोमेट्रिक का, आप बायोमेट्रिक पे क्लिक करोगे तो आपके पास गेट अनलॉक हो जाएगा, आप अंदर एंटर होगे। फिर आप अंदर आओगे तो वहां पे क्या होगा, सीसीटीवी कैमरा आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। फिर आप अंदर जाओगे तो आपको जो है कार्ड दे दिया जाएगा, बोलेगा जिस रूम में भी आपने जाना है तो आप कार्ड लगाएंगे तो जिस रूम का एक्सेस आपको दिया होगा वो रूम खुल जाएगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। फिर उसके अलावा जो है और 4-5 चीजें आपने देखी कि वहां पे जो है आपके पास जो है और भी बहुत सारे जो है चीजें लगी हुई हैं। स्टूडेंट्स के लिए अलग बायोमेट्रिक लगा हुआ है, एम्प्लॉयज के लिए कार्ड सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा जो है उनके पास जो कंप्यूटर्स है वो सेंट्रलाइज कनेक्टेड है। तो आप बोलोगे यार कि ये कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप गए, वहां पे बूढ़ा सा चाचा बैठा हुआ है, उसने एक रजिस्टर रखा हुआ है, बोला हाँ भाई कहाँ जाना है, तो आपने बोला भाई सांप से मिलना है। सांप से नहीं, साहब से मिलना है।
तो उसने क्या कहा, उसने आपका CNIC मांगा, उसने रजिस्टर आपसे फिल करवाया, आप अंदर गए तो वहां पे जो है कोई CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है, कोई स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक का सिस्टम नहीं लगा हुआ है। फिर आप रिसेप्शन पे गए तो रिसेप्शन ने क्या किया, आपको एक मैनुअल कार्ड दिया और कहा कि हर गेट के बाहर ना एक बंदा बैठा हुआ है, उसको कार्ड दिखाओ, अगर लेट सपोज आपको एक्सेस होगा तो वो आपको अलाउ करेगा, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करेगा। तो आप कहोगे ये ह्यूमन इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इंसान ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। सर ये सब क्यों पढ़ाया? ये इसलिए पढ़ाया, knowledge of the above will assist the sender in adopting the appropriate communication medium, channel and content. अगर आपको ये तमीज होगी कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रही है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जा रहा हूं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जा रहा हूं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन का मीडियम, कम्युनिकेशन का चैनल, कम्युनिकेशन का मेथड, कम्युनिकेशन का स्टाइल, ये सब चेंज हो जाएगा। सही है। अगर लेट सपोज मैं स्मॉल स्केल की तरफ जा रहा हूँ और स्मॉल स्केल लेट सपोज पान का खोखा है, मैं वहां जा रहा हूँ और मुझे से कोई बात करनी है तो वहां पे मैं उसको लेटर टाइप करके एनवेलप में डाल के दे रहा हूँ, तो बोलेगा चल चल ज्यादा टाइम नहीं है मुंह से बोल। तो इसका मतलब ये है कि आपने मीडियम, चैनल, स्टाइल गलत सेलेक्ट किया। लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो और वहां पे आप नजर बचा के CEO के रूम में घुस गए और वहां पे आके आप बात कर रहे हो कि भाई मुझे आपसे ये बात करनी है, CEO सिक्योरिटी को बुलाएगा, बोलेगा कि भाई ये बगैर मीटिंग के कैसे आ गया, या इसके अलावा इसने मुझे ईमेल क्यों नहीं की और उसको किसने रोका क्यों नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रही होती है। आपको हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा तो आप अपनी कम्युनिकेशन को वैसे ही बना सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं। ओनरशिप, आपके पास पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। पब्लिक सेक्टर का मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट होंगे, प्राइवेट के ओन्ड बाय प्राइवेट ओनर्स होंगे। आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जिसमें एक सिंगल ओनर ओन कर रहा होता है बिजनेस को, पार्टनरशिप होगी कि मल्टीपल ओनर्स ओन कर रहे होते हैं बिजनेस को, या फिर आपके पास कंपनी होगी कि लोगों ने कंपनी में शेयर्स परचेज किए होते हैं। फिर इसके अलावा कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटर 100% बिजनेस को कंट्रोल करता है, पार्टनर्स क्या करते हैं, कंट्रोल को डिवाइड कर देते हैं। कंपनी में शेयर होल्डर्स के पास कंट्रोल ऐसा नहीं होता। एक्टिविटी मैंने आपको बताया कि लेट सपोज वो जो है राशन की दुकान पे बैठा हुआ है बंदा, तो इसका मतलब वो कमर्शियल बिजनेस कर रहा है। ट्यूशन पढ़ा रहा है, प्रोफेशनल बिजनेस कर रहा है। डॉक्टर है, प्रोफेशनल बिजनेस कर रहा है। लॉयर है, प्रोफेशनल बिजनेस कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल बिजनेस कर रहा है। या लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलग होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अलग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज अलग अलग होती है। तो आपको तमीज होनी चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से वेरी कर रही है। ओरिएंटेशन की बात की, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। साइज की बात की, कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल पे काम करती हैं, कुछ लार्ज स्केल पे काम करती हैं, उनका स्टाइल कल्चर डिफरेंट होता है। कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ इंटरनेशनल। लीगल स्टेटस बता दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप का अपना कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, उनके ओनर्स का लीगल एग्जिस्टेंस होती है और कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात की कि कुछ बिजनेसेस छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनको लोन वगैरह की फैसिलिटी इजीली नहीं मिल जाती। अगर वो अपने बिजनेस को फाइनेंस करना चाहते हैं, पैसे लाना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट चल कर आ रही होती है, फाइनेंसिंग चलकर आ रही होती है, टेक्नोलॉजी की बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रही होती है। आई होप ये आपको बात समझ आ गई हो। व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, तो इसे जरा आप लोगों ने रीड कर लेना है, तैयार कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए एग्जिस्ट करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस कुछ बेनिफिट्स लेकर आ रही होती है, जैसे कि दे कैन ओवरकम इंडिविजुअल लिमिटेशंस। एक इंडिविजुअल जो बंदा काम नहीं कर सकता ना, लोग मिलके वो काम कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने का पहला फायदा मिल गया। दे कैन एनेबल स्पेशलाइजेशन। अगर 4 लोग काम कर रहे होंगे तो एक बंदा एक ही टास्क पे फोकस करेगा, एक बंदा काम करेगा ना तो वो 4 अलग अलग काम करेगा, तो यहाँ पे खिचड़ी बनने का चांसेस है। 4 लोग काम कर रहे हैं, एक को काम दे दिया ए, एक को दे दिया बी, एक को दे दिया सी, एक को दे दिया डी, ये डी में स्पेशलाइज कर देगा, ये सी में, ये बी में, ये ए में, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। सिनर्जी जो है आ जाती है काम के अंदर, कि आप सिनर्जी की बेसिस पे टाइम और मनी सेव कर रहे होते हो। व्हाट इज सिनर्जी? सिनर्जी की कोई डेफिनेशन नहीं है। सिनर्जी का मतलब होता है एक से भले दो, 2 हेड्स आर बेटर देन 1, 2 और 2 5, 1 और 1 11। तो यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप एक की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए दूसरे बंदे को साथ लगा देते हो,
तो वहां पे सिनर्जी क्रिएट होना शुरू होती है कि कम पैसों में, कम टाइम में, कम एफर्ट्स में अब ज्यादा आउटपुट निकलेगा। सही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे क्या होता है, सब अपनी एक्सपर्टीज को पूल करते हैं एक जगह पे और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। द अबव कैन बी समराइज्ड बाय सेइंग, जो ऊपर 4 पॉइंट को समराइज कर सकते हो ये कहकर कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेके चलते हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एक दूसरे के स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाता है। आई होप आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो, जैसे कि लेबर को, तो जैसे जैसे लेबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका आउटपुट तो इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीजिंग पेस पे। कि एक लेबर था, एक प्रोडक्ट बना रहा था, 2 लेबर हुए तो 2 प्रोडक्ट बनाने चाहिए थे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपके पास जो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आया ना, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एट एन इंक्रीजिंग पेस। सही है। फिर आ जाते हैं स्टेक होल्डर पे। स्टेक होल्डर कौन होता है? अगर मैं बिल्कुल सिंपल बात करूं तो स्टेक होल्डर वो तमाम इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं। स्टेक होल्डर्स वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। स्टेक होल्डर वो ग्रुप होते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो सर ये कह लूं, स्टेक होल्डर वो इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या वो टीम्स या ग्रुप्स होते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि क्यों जुड़े हुए? जवाब ये है कि उनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई स्टेक होता है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दिल लगा हुआ होता है, इंटरेस्ट होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और जो भी वो काम कर रही है उसका रिजल्ट क्या होगा। सर स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ओनर। सर सबसे बड़ा स्टेक तो उसका ही है, वो बिजनेस इसलिए स्टार्ट कर रहा है कि वो प्रॉफिट कमा सके। तो सबसे ज्यादा बिल, सबसे ज्यादा दिल, सबसे ज्यादा जो है एक्सपेक्टेशन उसकी अपने बिजनेस से होगी, तो ओनर स्टेक होल्डर है। सर एम्प्लॉइज, कोई जॉब पे जा रहा है तो उसका स्टेक क्या होगा कि मुझे सैलरी मिले, मुझे बोनस मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे प्रमोशन मिले, मैं काम करूं ना करूं मुझे सारी चीजें मिले। स्टेक, स्टेक होल्डर। इसके बाद और कौन स्टेक होल्डर होते हैं? और स्टेक होल्डर होते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स चाहते हैं कि बिजनेसेस उनसे रॉ मटेरियल्स और कमोडिटीज परचेज करें, एक बार नहीं बार बार परचेज करें। दूसरा, अगर उधार पे परचेज कर रहे हैं तो वो उधार के पैसे जल्द से जल्द वापस कर दें। तीसरा, सप्लायर्स चाहते हैं कि बिजनेसेस उन्हें तमीज से ट्रीट करें, इज्जत के साथ, एथिकल वे में ट्रीट करें। सर ऐसा क्यों जरूरी है? देखो मेरी कंपनी है, वहां पे एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है और जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है बहुत बड़ा चोर है। अब हुआ ये कि लेट सपोज एक सप्लायर को उसने कहा कि एक काम करो, 1 लाख के मुझे सेल करो और बिल बनाओ तुम 1.5 लाख का। अब जो सप्लायर है वो बहुत ही बेहतरीन आदमी है, उसने बोला सर ये 2 नंबरी मैं करूंगा नहीं। तो उसने कहा सप्लायर को ठीक है मैं कहीं और से परचेज कर लूंगा। अब मुझे एक बात बताओ कि जो मेरा प्रोक्योरमेंट मैनेजर है वो चोर है, तो उसकी वजह से सप्लायर क्यों सफर करे? तो यहाँ पे मुझे अपने प्रोक्योरमेंट मैनेजर को सुधारना पड़ेगा कि यार वो हमारा स्टेक होल्डर है, उसके साथ एथिकल वे में ट्रीट करो, वहां पे चोरी चकारी नहीं करो। इसके अलावा और कौन स्टेक होल्डर हो सकते हैं? मैंने कहा ओनर है, एम्प्लॉय है, सप्लायर है, कस्टमर। कस्टमर आपको पैसे दे रहा है वो इसलिए थोड़ी देर है कि आपसे मोहब्बत करता है, उसको उस पैसे के अगेंस्ट वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए उसने पैसे देने की हिम्मत की है। सही है। और कौन स्टेक होल्डर होता है? गवर्नमेंट। भाई आप इनकम कमा रहे हो तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स चार्ज करती है, तो स्टेक होल्डर। आप जो है एम्प्लॉयमेंट देते हो, गवर्नमेंट चाहती है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रिड्यूस हो, स्टेक होल्डर। आप जो है गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे होते हो तो आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हो, तो स्टेक होल्डर। आप जो है वो लेट सपोज एक्सपोर्ट करते हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्रीज करता है, तो गवर्नमेंट क्या हो गए? स्टेक होल्डर। गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं तो आप उसको फॉलो कर रहे हो तो गवर्नमेंट क्या हो गए? स्टेक होल्डर। तो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर होती है। और कौन स्टेक होल्डर हो सकते हैं? लेंडर्स। लेंडर्स आपको लेंड कर रहे हैं, आप उनसे अमाउंट बोरो कर रहे हो, उन्होंने आपको उधार पे पैसे दिए हुए हैं, तो उनका स्टेक ये होगा कि जो भी उधार के पैसे दिए हुए हैं जब मेच्योरिटी डेट आ जाए तो आप उनको उनकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दो, और जब तक पैसे वापस नहीं कर रहे तब तक उनको पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करो, इंटरेस्ट पे करते रहो पीरियोडिकली। तो उसका मतलब क्या है? वो भी स्टेक होल्डर है आपके, क्योंकि सारे आपके जो है स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो, इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। आपके पास सवाल ये आया है कि कोई भी 2 स्टेक होल्डर्स के नाम, 3 स्टेक होल्डर्स के नाम बता दो और उनके स्टेक्स बता दो। तो ये रहे सबके नाम, शेयर होल्डर्स कह लो, ओनर्स कह लो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर, लोकल कम्युनिटीज, गवर्नमेंट, और इनके स्टेक ये रहे। सही, ये इनके स्टेक्स। ये रहा आपके पास जवाब, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे जो है आपके पास को मार्क कर देता हूं।
सही है। इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? देखो, व्हाट डू वी कम्युनिकेट, हम क्या कम्युनिकेट करते हैं? वी कम्युनिकेट फीलिंग्स, वी कम्युनिकेट ओपिनियंस, वी कम्युनिकेट आइडियाज, वी कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, वी कम्युनिकेट नॉलेज, वी कम्युनिकेट फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, और बहुत सारी चीजें करते होंगे कम्युनिकेट। तो वहां व्हाई डू वी कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को उसकी जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्लानिंग करनी है तो इंफॉर्मेशन चाहिए। व्हाट डू आई प्लान, हाउ डू आई प्लान, मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तो मैं कुछ प्लान करूंगा ना, सही है। इंफॉर्मेशन चाहिए होती है फाइनेंस करने के लिए, मुझे बिजनेस में कितना पैसा चाहिए, मुझे बिजनेस में कितना पैसा रखना है, कितना पैसा एक्सपेंस आउट कर देना है, कितना पैसा आगे इन्वेस्ट कर देना है, इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे बिजनेस के अंदर जो है कंपटीशन से किस तरीके से जो है वो डील करना है, कंपेटिटर्स में किस तरीके से सरवाइव करना है, तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, सही है। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं चीजों को किस तरीके से प्लान करूं, किस तरीके से कंट्रोल करूं। यस, आई प्लान समथिंग, लेकिन अगर मैंने प्लान कर लिया और उसकी एग्जीक्यूशन खराब कर दी तो उसका मतलब ये है या तो मेरी प्लानिंग खराब थी या मेरा कंट्रोल खराब था। तो मैं किस तरीके से चीजों को कंट्रोल करूंगा, आई नीड इंफॉर्मेशन, सही है। मुझे इंफॉर्मेशन को ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मुझे परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए कि मैंने क्या प्लान किया था और मैंने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया, अगर उन दोनों में डिफरेंस है तो उसका मतलब ये है कि मैंने इंफॉर्मेशन को यूज नहीं किया सही से या मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। मुझे डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मैं जब काउंसलिंग करता हूं तो मैं बच्चों से एक बात कहता हूं, देखो, I'm the counselor, I can counsel you but I cannot make decisions for you। एक बच्चा मुझसे आगे पूछता है, सर सीए बेहतर है एसीसीए बेहतर है, सर मैं मेडिकल की तरफ चले जाऊं या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ आ जाऊं, सर मैं बीबीए कर लूं या अगर मैं बीबीए करूं तो किस यूनिवर्सिटी से करूं। ऑल आई कैन से इज कि मैं पूरा दिन आपको आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं बट आई कैन नॉट मेक डिसीजंस फॉर यू, यू हैव टू डू इट। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, आपके पास इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो, आपके पास इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट हो, तभी आप जाके एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए भी इंफॉर्मेशन यूज होती है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास सवाल आ सकता है, आप इसको देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सवाल आ सकता है, define three needs that an organization define three needs that organization use information, सही है। तो यहाँ पे हो सकता है उसको फाइनेंस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपटीशन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, प्लान करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सही है। या आप ओन भी लिख सकते हो, यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, बहुत सारा कंटेंट है। आपने क्या करना है, इन बुलेट पॉइंट्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। अगर आपको पास पेपर में ऐसा कोई सवाल मिलता है, वैसे तो मैं आपको पास पेपर जब दिखाऊंगा तो वहां पे आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा सवाल दिखता है अपनी तरफ से तो आप उसका आंसर प्रोड्यूस कर सकते हो। लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हेनेवर आई से लेवल्स, तो लेवल्स दो तरीके से हो सकते हैं। जब भी मैं लेवल की बात करता हूं तो दो किस्म के लेवल होते हैं। एक लेवल होता है हायरार्किकल लेवल, बॉटम मिडिल टॉप, बॉटम मिडिल टॉप। तो आपके पास एक लेवल होता है हायरार्किकल लेवल, बॉटम मिडिल टॉप, और एक आपके पास लेवल होता है जो कि होता है ड्यूरेशन वाइज, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। जब टॉप मैनेजमेंट होती है ना, जब टॉप मैनेजमेंट होती है यानी कि टॉप लेवल होता है, तो वहां पे ड्यूरेशन भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, कि टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, वो बहुत फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, बहुत फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रही होती है। इसी तरीके से मिडिल लेवल की जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, मीडियम टर्म के लिए प्लानिंग कर रही होती है, 1 साल 2 साल 3 साल मीडियम टर्म के लिए प्लानिंग कर रही होती है। और जो आपके पास लोअर मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रही होती है, जिसका इम्पैक्ट 1 साल से कम में जो है खत्म हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। जैसे कि एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने शॉर्ट टर्म होता है। तो ये लेवल आपके पास। तो लॉन्ग टर्म को अब से हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग टर्म को हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक। तो अगर आपको कोई कहेगा यार मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, आपको स्ट्रेटेजिक फाइनेंस की जरूरत है। कोई कहेगा यार मुझे शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, अच्छा तुम्हें ऑपरेशनल फाइनेंस चाहिए, यार मुझे मिड टर्म फाइनेंस की नीड है, अच्छा तुम्हें टैक्टिकल फाइनेंस की नीड है। लेट्स सपोज मुझे एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करनी है, अच्छा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी है, मुझे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करनी है, अच्छा ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग करनी है। तो शॉर्ट टर्म, ऑपरेशनल
मीडियम टर्म टैक्टिकल और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक। सही है, उसका ड्यूरेशन लिखे हुए लेस देन अ ईयर, 1 to 3 years, मोर देन 3 years, और ये इम्पैक्ट आपके सामने दिखाए हुए हैं। आपके पास ये सवाल आ सकता है, तो प्लीज इसे जरा देख लीजिएगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में डिफरेंस पता होगा तो अकॉर्डिंगली आप अपने मैसेज को ड्राफ्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पता होगा ना, तो आप अपनी कम्युनिकेशन को प्लान कर सकते हो कि क्या मेरा कम्युनिकेशन मीडियम होगा, क्या कम्युनिकेशन चैनल होगा, क्या कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, या क्या कम्युनिकेशन मेथड होगा। सही है, तो ये लिखा हुआ आपके पास। सिमिलर टू स्टेक होल्डर्स एंड यूजर अवेयरनेस, the level of information is also relevant to ensure messages are communicated in appropriate tone to the appropriate people using the appropriate medium। सही है, तो ये आप जरा इसको देख लीजिएगा। ये भी आपके ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लिटरली 2 से 3 बार आ गया है। इंफॉर्मेशन का यूज क्या है? The information must be used for it to be worth communicating, otherwise the time and efforts invested into the communication was wasted। तो इंफॉर्मेशन कब यूज होगी? जब वो वर्थ कम्युनिकेटिंग होगी। इंफॉर्मेशन कब यूज होगी? जब उसकी कोई वर्थ होगी। मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, लेट्स से मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, हाँ मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि मोहतरमा बेनजीर का इंतकाल हो चुका है। आप बोलोगे सर ये तो आप 2007-8 की बात बता रहे हो, ये इंफॉर्मेशन हमारे किस काम की? ये इंफॉर्मेशन ऑब्सोलीट हो गई है, ये यूज में नहीं आएगी। या मैं आपसे कह रहा हूं कि जो है, हाँ पाकिस्तान की करेंसी जो है वो काफी हद तक डिटोरिएट कर रही है, और इंडिया की करेंसी से भी हमारी हालत बुरी है। तो इंडिया की करेंसी से हमारी हालत तकरीबन कोई पिछले 20 साल से बुरी है, या बल्कि ज्यादा टाइम से बुरी है। तो ये कोई नॉलेजेबल बात नहीं है, ये कोई अप टू डेट रेलेवेंट नॉलेज मौजूद नहीं है। या लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि पहले के मुकाबले अभी में बीबी और एमबीए की वो वर्थ नहीं है, तो ये कोई इतनी खास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी कोई यूज नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो वर्थ शेयरिंग हो, वो ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि किसी के इल्म में इजाफा हो, उसे फायदा हो उसकी पर्सनैलिटी में, उसके करियर में। तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स जो है ना ऑथेंटिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नली आई है, इंटरनली आई है, फॉर्मल चैनल के थ्रू आई है या इनफॉर्मल चैनल के थ्रू आई है। आपको याद होगा, अगर इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू आई है तो उसका मतलब यह है कि ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि वो वर्ड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है इजी टू डाइजेस्ट एंड अंडरस्टैंड, वो इन्फॉर्मेशन जो मैं हजम कर सकूं। तो इन्फॉर्मेशन के अंदर एसिमिलेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लेट्स सपोज मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं कि मैं आपसे कहूं कि तुम्हें पता है कि यार कल जो है ना डॉलर 1000 रुपए का हो जाएगा, तो बोलेगा भाई इतनी लंबी मत छोड़ो, क्या हो गया? डाइजेस्ट हो सके। एक्सेसिबिलिटी, कि इंफॉर्मेशन या तो कॉन्फिडेंशियल होगी या ट्रांसपेरेंट होगी या पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी। तो अकॉर्डिंगली आप इन्फॉर्मेशन, लेट सपोज अगर इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है और कोई आपसे आके शेयर करता है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो वर्ड शेयरिंग है? आगे आप फैला सकते हो? नहीं सर, वो तो कॉन्फिडेंशियल थी, जिसने मुझे बता दी उसने तो गलत हरकत की, क्या मैं आगे बता के मजीद गलत हरकत करूं? तो कॉन्फिडेंशियलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखना पड़ता है। रेलिवेंस, जिसको मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उसके लिए रेलिवेंट है या नहीं। अगर मैं आपसे आगे गैलेक्सीज की बात करना शुरू कर दूं, यूनिवर्स की बात करना शुरू कर दूं, डायनासोर्स के बारे में बात करना शुरू कर दूं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पास करना है, आपने जियोलॉजी का या फिर पेलियंटोलॉजी का जो है वो पेपर पास नहीं करना है। सही है। फिर उसके बाद मैं बात करूं, लेट सपोज अगर आपसे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट का मतलब है सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि उसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर ना हो। इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन वो अच्छी जिसमें आपके पैसे जाया ना हो रहे हो। लेट सपोज सर ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने वहां से निकलवाई, यहाँ से किया, वहां से किया, फला किया, फला किया, फला किया, फला किया, और इतनी मरी हुई सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया, तो बोलेगा तुमने अपना कॉस्ट और टाइम दोनों जाया किया, तो ये एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर रेलेवेंट होनी चाहिए और टारगेट ऑडियंस के हिसाब से होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए कि उसकी सोर्स मौजूद हो, टाइम एफिशिएंसी होनी चाहिए और आसानी से यूज करने वाली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे जरूर रीड कीजिएगा, आपके पास से रिलेटेड सवाल आए हुए हैं। सही है। फिर लिखा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनल हो सकती है, इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल हो सकती है। कि लेट सपोज अगर मैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, अगर मैं वो इंफॉर्मेशन किसी मार्केटिंग जर्नल से पढ़ रहा हूँ, किसी कंपनी का मार्केटिंग जर्नल है उससे पढ़ रहा हूँ, तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। अगर वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इंटरनल है, लेट सपोज मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट लेकर आया, वो इंटरनल इंफॉर्मेशन है। तो कभी आप इंफॉर्मेशन इंटरनल यूज करते हो, कभी एक्सटर्नल, कभी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हो। फिर उसके बाद
कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से ऑथेंटिक बना सकता हूं, बेहतर कर सकता हूं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ये कुछ आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं, इन्हें फुलफिल कर लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। सही है, ये आप रीड करो, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये आप रीड कर लो। आप ये रीड करें, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है कि अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन को उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, उसको इफेक्टिव बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपने इंस्ट्रक्शंस को और गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली समझना होगा। फिर उसके बाद आपने ये समझना है कि क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपने क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा लोगों के साथ और ग्रुप के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आपने चीजों को प्लान करना है और उन्हें कंट्रोल करना है अकॉर्डिंगली। उसके बाद यहाँ पे लोगों को विलिंगली काम करवाना है, ताकि जो भी वो काम करे उसके अंदर प्रोडक्टिविटी आ जाए। सीक्रेसी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसट्रस्ट को एलिमिनेट करना है, ओपन कम्युनिकेशन रखनी है ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट आने देने हैं, ताकि आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद ये जो आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस होते हुए चले जाए और अल्टीमेटली आपके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव होना शुरू हो जाएं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बात की है फॉर्मेलिटी की। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 में हमने नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। एक आपके पास फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं और एक आपके पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपके पास क्या होता है कि आप अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट या डायगोनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हो और वो एक चैनल के थ्रू गुजर रही होती है जो ऑफिशियल चैनल्स होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपके पास क्या होता है, ग्रेप वाइन चल रही होती है और आपके पास जो चैनल्स होते हैं वो अनऑफिशियल होते हैं और वहां पे क्या होता है कि गलत इंफॉर्मेशन या फिर या अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 6 को रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई हो। अभी हो रहे हैं 5:32। हम लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बल्कि 8 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 5:40 पे हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 कंपैरेटिवली छोटा है, तो ये इंशाल्लाह हमारा जो है 20 मिनट के अंदर हो जाएगा। फिर हमारे पास रह जाएगा चैप्टर नंबर 8 जो कि इंशाल्लाह हमारा 30 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा। 6:30 बजे तक हमारे तीनों चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। तो हम लेते हैं 8 मिनट का ब्रेक। 5:32 हो रहे हैं, 5:40 पे 8 मिनट के बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस मैसेज? बिजनेस मैसेजेस आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम सोशल कम्युनिकेशन। बिजनेस मैसेज और सोशल मैसेज के अंदर फर्क होता है, उससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो एक दूसरे से। कि सोशल कम्युनिकेशन जो है वो फ्रेंड्स के दरमियान हो रही होती है, सही है, और जो बिजनेस मैसेजेस हैं वो कलीग्स के दरमियान, स्टेक होल्डर्स के दरमियान हो रहा होता है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे मौजूद हैं जो कि बिजनेस मैसेज को बिजनेस मैसेज बनाते हैं या सोशल मैसेज से उसे डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं।
नंबर 1 प्री प्लान, नंबर 2 इम्पर्सनैलिटी, नंबर 3 फॉर्मेलिटी, नंबर 4 ब्रेविटी। बिजनेस मैसेजेस प्री प्लान होते हैं कि आप पहले से ही प्लान कर लेते हो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। सही है, आप वहां पे स्पॉन्टेनिटी के साथ कोई बात नहीं कर रहे होते कि अचानक से कोई चीज माइंड में आई और आपने उसे कह दिया। ऐसा होता है दोस्तों में कि समटाइम्स यू फील लाइक कि यार आपने कोई बात करनी है और आपने उस चीज को प्लान नहीं किया था। यू सेड जस्ट बिकॉज कि आप एक सोशल गैदरिंग में हो, आप बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं हो। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में आप उतना ही रिवील करते हो, उतना ही कम्युनिकेट करते हो जितना आप सोच कर आए थे। तो जो बिजनेस मैसेजेस है वो प्री प्लान्ड होते हैं, सोशल मैसेजेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। सही है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इम्पर्सनैलिटी। बिजनेस मैसेज की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, वो एक समझो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। वो जो है एक लेट सपोज समझो कि एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं कि अगर आप किसी पत्थर से बात कर रहे हो या किसी मशीन से बात कर रहे हो तो जैसा आपको रिस्पॉन्स आएगा वैसा मैसेज, वैसा ही रिस्पॉन्स आपको बिजनेस मैसेज में आता है। बिजनेस मैसेज में जो है वो शुगर कोटिंग नहीं की जाती। बिजनेस मैसेज में बहुत जो है अच्छे कर्टियस किस्म के, बहुत एक्स्ट्रा कर्टियस अल्फाज यूज नहीं किए जाते। क्रिंज लेवल के या फिर क्लिशे लेवल की बात नहीं की जा रही होती। तो वहां पे समटाइम्स इट फील लाइक क्या बदतमीजी हो रही है, या फिर बहुत ही डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है, या बहुत ही इम्पर्सनल किस्म का आंसर मिल रहा है कि जैसे मैं किसी रोबोट से बात कर रहा हूँ। तो यह गलती जो है वो बिजनेस मैसेज की नहीं है, वो गलती हमारी है कि हम बिजनेस मैसेज को सोशल मैसेज समझ रहे हैं। सोशल मैसेज जो है उसके अंदर इमोशंस होते हैं, अटैचमेंट्स होती हैं, तो वो मैसेज में थोड़ी सी पर्सनैलिटी होती है। बिजनेस मैसेज इम्पर्सनल होते हैं। फॉर्मेलिटी, बिजनेस मैसेज का एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि वो रिटर्न सेंस में कहा जा रहा है कि उसका एक फॉर्मेट होगा, उसका एक आउटलाइन होगा, एक स्ट्रक्चर होगा। लेटर का एक अपना स्ट्रक्चर है, मेमो का अपना स्ट्रक्चर है, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो आपने फॉलो करना है। फिर लिखा है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है बिजनेस मैसेज होती है कंसाइज। यहाँ पे चौरंगियां नहीं घुमानी होती, लंबी चौड़ी बात नहीं की जाती। यहाँ पे जो जैसी बात है उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जाता है, तभी शायद बिजनेस मैसेज जो है थोड़ा सा इम्पर्सनल लग रहा होता है, थोड़ा सा डायरेक्ट होता है। सही है। तो ये 3-4 चीजें जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस मैसेज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सोशल कम्युनिकेशन से। ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेचर, द नेचर ऑफ बिजनेस मैसेज। बिजनेस मैसेज का जो नेचर है वो जो है बेसिकली बिजनेस मैसेज को अनफ्रेंडली और अग्रेसिव बना देता है। कि अगर मुझे बिजनेस मैसेज के नेचर के बारे में पता चल जाए कि बिजनेस मैसेज तो होता ही इम्पर्सनल है, होता ही ब्रीफ है, होता ही फॉर्मल है, होता ही प्री प्लान्ड है, तो शायद मैं बिजनेस मैसेज से माइंड नहीं करूंगा। मुझे पता चल जाएगा यार ये मैसेज शॉर्ट है, सामने वाला बंदा रूड नहीं है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। तो इसके कुछ जो है ड्राइवर्स होते हैं जो कि इस स्टाइल को अनफ्रेंडली अग्रेसिव बनाता है। बिजनेस मैसेज के अंदर होती है अथॉरिटी। जब बॉस एक सबऑर्डिनेट से बात करेगा तो उसको मैसेज क्या करेगा, प्लीज कम टू माय रूम। अब आप बोलोगे यार ये तो डांटने के लिए बुला रहा है, लेकिन वो अथॉरिटी शो कर रहा है, तो वो थोड़ी बोलेगा कि यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू कम टू माय रूम, थैंक यू सो मच। अब इस तरीके का थोड़ी मैसेज करेगा, वो कहेगा प्लीज कम टू माय रूम। अब वो डायरेक्टली बात कर रहा है, टाइम बचाना चाह रहा है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये रूड बात कर रहा है, एग्रेसिव है, वो सिर्फ अथॉरिटी शो कर रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप पार्शियलिटी शो नहीं करते। आप पार्शियलिटी शो नहीं करते, आप इम्पार्शियल होते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस मैसेज कभी कभी क्या होता है, आपके पास आपको रूट साउंड कर रहा होता है। रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा होगा कि बिजनेस मैसेजेस में कानून लिखे होते हैं ऑफिस के कि भाई ये चीजें करने की है, ये चीजें नहीं करने की, बहुत डायरेक्ट होती हैं, तो शायद इसलिए अग्रेसिव लग रहा हो। बिजनेस मैसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या होता है कि 7 C's का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि पर्सनैलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। टाइम बचाने के लिए, एफिशिएंसी के लिए क्या होता है, तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछा जा चुका है बाय द वे, ये वाला जो एरिया मैं भी टिक कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, ये पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे गौर से देख लीजिएगा। मैंने ये तो देख लिया व्हाट इज बिजनेस मैसेज। अब सवाल ये है कि हाउ टू प्लान अ बिजनेस मैसेज, या फिर हाउ टू प्लान एन इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। तो बिजनेस मैसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ चीजें आपके पास मौजूद हैं। 4 एलिमेंट्स मौजूद है, ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस, स्ट्रक्चर और स्टाइल।
आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आप जो है कम्युनिकेट क्यों कर रहे हो। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, किसी चीज को कंफर्म करने के लिए, कोई चीज रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, किसी को पूछने के लिए, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कंप्लेन करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, बैड न्यूज या नेगेटिव न्यूज ब्रेक करने के लिए, पॉजिटिव न्यूज देने के लिए, डिसअपॉइंटमेंट शो करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई भी रिक्वेस्ट हो, जॉब ऑफर, जॉब की रिक्वेस्ट हो, या लेट सपोज सप्लायर को रिक्वेस्ट कर रहे हो उधार की, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिक्वेस्ट करने आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, ऑडियंस। यू शुड नो हु योर ऑडियंस इज। अगर आप किसी ऑडियंस से बात कर रहे हो, आपका रिलेशन ऑफिशियल है या पर्सनल है, नजदीक का है, दूर का है, सेम लेवल का रिलेशन है, या फिर आपके पास मतलब सेम लेवल का रिलेशन है, या फिर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, बॉस और सबऑर्डिनेट का, टीचर स्टूडेंट का, फादर और सन का, सही है, रिलेशन है भी या नहीं है। वर्क एनवायरनमेंट को आप देख रहे होते हो, एजुकेशन को देख रहे होते हो कि जिस बंदे को आप भेज रहे हो उसकी उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसका उसका एटीट्यूड क्या, उसका कल्चर, रिलीजन, उसकी अपब्रिंगिंग, नेबरहुड, जेंडर, एज, कास्ट वगैरह सारी चीजें मैटर कर रही होती है। सही है। स्ट्रक्चर, कितना मैसेज लिखना है, छोटा मैसेज लिखना है, बड़ा मैसेज लिखना है, सही है, किस तरीके से चीजों को सिलेक्ट करना है, कैसे ग्रुप करना है, ऑर्डर किस तरीके से, किस सीक्वेंस में मैसेज लिखना है, सही है। इसके अलावा स्टाइल क्या होगा, टोन क्या होगी, वो कैप क्या होगी, उसको किस तरीके से पर्सनलाइज करना है, ये सारी चीजें, ह्यूमर का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, परसुएट करना है कि नहीं करना, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, आपके पास आ जाती है प्लानिंग एंड इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। तो इस सारी चीजों को रीड कर लीजिएगा। ये इतना पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, तो आपने इन की एलिमेंट्स की जो डिटेल्स है ना, प्लीज उन्हें रीड कर लीजिएगा। अगेन मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, कोई बात समझ नहीं आती तो मैं आपको क्लास के बाहर समझा दूंगा। क्लास कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, बट स्टिल डू रीड इट। मैंने आपको 6, 7, 8 के हैंडआउट्स दे दिए, रीड करें अगली क्लास से पहले या इस क्लास के बाद, जो भी सवाल हो पूछ लीजिएगा। सही, आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, ओवरकमिंग कॉमन चैलेंजेस। अब बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन में नॉइस आ रही होती है। अब वो चाहे साइकोलॉजिकल नॉइस हो, फिजियोलॉजिकल नॉइस हो, फिजिकल नॉइस हो, सेमेंटिक नॉइस हो, डिस्टॉर्शन आ रही होती है, इनकोडिंग में इशू हो रहा होता है, यानी कि या डिकोडिंग में इशू हो रहा होता है, या फिर ये हो सकता है फीडबैक नहीं दिया जा रहा, फीडबैक जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रही है। ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है। ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है। इसके अलावा मैसेज जो है, कभी कभी आपने नेगेटिव मैसेज कम्युनिकेट करना होता है, कभी कभी इम्प्लाइड मैसेज चले जाता है, तो बहुत सारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंजेस आ रहे होते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ डू यू रिजॉल्व देम। अब सबसे पहले आपके पास आ रहा है नॉइस। अब ये पूरा नॉइस हम पढ़ चुके हैं। नॉइस इज एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस दैट डैमेजेस द एक्चुअल मैसेज दैट इज बीइंग सेंट। तो ये डेफिनेशन है, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी मार्क कराई थी, 3 में भी मार्क कराई थी, फिर से मार्क करा दी है। 4 किस्म की नॉइस होती है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेमेंटिक। फिजिकल नॉइस वो नॉइस होती है कि जो कि एक्सटर्नल होती है, ये तुम्हारे और मेरे हाथ में नहीं होती। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं फिर से वो एग्जांपल दे देता हूँ। हम बात कर रहे हैं और पीछे नॉइस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सुनने में मसला होगा, मुझे बोलने में मसला होगा। ये चीज एक्सटर्नल है तो क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल नॉइस। फिजिकल नॉइस आपके और मेरे बाहर होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर ये कम्युनिकेशन के बीच में आ जाए तो हमारा एक्चुअल मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइट डिम है, लाइट फ्लिकर कर रही है, इसके अलावा जो है गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, शोर हो रहा है, कुछ भी है, एक्सटर्नल है। साइकोलॉजिकल नॉइस, लेट सपोज मैं डिप्रेस्ड हूं, आप स्ट्रेस्ड हो, लेट सपोज कोई छोड़ के चली गई है, या लेट सपोज कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या घर में जो है माली हालात ठीक नहीं है, या जो और कोई मसले मसाइल है, दिमाग दिमाग प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपका मसला हो सकता है, मेरा मसला हो सकता है, मैसेज तो कॉम्प्रोमाइज होगा, सही है। फिर हो सकता है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल दिमाग छोड़ के पूरी बॉडी, कि लेट सपोज फ्लू हो रहा है, आंखों में दर्द है,
सर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ आ रही है, सही है, या लेट सपोज बैठने में तकलीफ है, तो कोई भी फिजियोलॉजिकल इशू की वजह से, क्या भूख लग रही है, सही है, तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल नॉइसेस की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और क्या, सिमेंटिक नॉइस, लैक ऑफ शेयर्ड मीनिंग, कि किसी चीज के लिए तुम्हारा मीनिंग अलग है, मेरा मीनिंग अलग है, तो हमारे जो शेयर्ड मीनिंग है उसमें उसमें तसाद है, सही है, या लेट सपोज हमारा शेयर्ड मीनिंग है ही नहीं, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता है मुझे नहीं पता, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से इशू आ सकता है। मैं वर्ड यूज करता हूँ स्केजुअल, आप वर्ड यूज करते हो शेड्यूल, मैं स्केजुअल 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 करे जा रहा हूँ, तो आपको समझ नहीं, सर स्केजुअल क्या होता है, मैंने कहा स्केजुअल स्पेलिंग है, मैंने कहा स्केजुअल का मतलब ये होता है कि टाइम टेबल, कि अगर आप किसी चीज को भी टाइमली मैनेज कर रहे होते तो आपने कहा सर शेड्यूल, मैंने कहा जी, तो फिर आपको बात समझ आई। तो अगर आप मुझसे स्केड्यूल का मीनिंग ही नहीं पूछते, तो लैक ऑफ शेयर्ड मीनिंग की वजह से आपको कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आता, आपको कंटेंट समझ नहीं आता, तो ये क्या है, सिमेंटिक नॉइस। सिमेंटिक नॉइस क्या हो सकती है, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ कि भाई आपने रिपोर्ट बेहतर करनी है, आपने रिपोर्ट बेहतर करनी है, आपने रिपोर्ट बेहतर करनी है, तो रिपोर्ट क्या, मैंने बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, आपने रिलेशनशिप बेहतर करना है, तो आपको समझ अच्छा रिपोर्ट, तो जार्गन्स की वजह से, लैंग्वेज के एरर की वजह से, डिफरेंस की वजह से, प्रोनाउंसिएशन की वजह से क्या हो सकता है, सिमेंटिक नॉइस आ सकता है, सही है। डिस्टॉर्शन आ जाती है, मैं सेंडर हूं, मेरी इनकोडिंग खराब है, कि लेट सपोज मैंने कहा कि लेट सपोज हम जो है ना बिजनेस कम्युनिकेशन को वॉइस नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, तो आपने बोला सर वॉइस नोट्स के थ्रू तो नहीं पढ़ाया जा सकता, तो मेरी इनकोडिंग खराब है। मैंने आपसे कहा कि मैं ना आपको बिजनेस कम्युनिकेशन चिट्ठियां भेज भेज के पढ़ाऊंगा, तो आप बोले कि सर ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता। मैंने आपको कहा कि लेट आपने आपने कहा कि लेट सपोज हम जो है ना वो सर का लेक्चर डाउनलोड करेंगे, सर की शक्ल अच्छी नहीं लगती, हम ऑडियो मैसेज सुनेंगे, आपने उसको ऑडियो में कन्वर्ट किया, ऑडियो सुन रहे हो हैंड्स फ्री लगा के, आपको उस तरीके से जो है वो आपकी जो है वो डिकोडिंग में मसला है, तो कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो डिस्टॉर्शन कहाँ आती है, इनकोडिंग और डिकोडिंग के दरमियान आ रही होती है। फीडबैक, फीडबैक एक पावरफुल टूल होता है जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देता है, क्लोज कर देता है। अगर फीडबैक नहीं दिया जाए तो इशू है, अगर फीडबैक गलत दे दिया जाए तो इशू है, तो फीडबैक देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, तो आप नॉइस और डिस्टॉर्शन को कैसे लिखा ना ओवरकम करना है, तो नॉइस और डिस्टॉर्शन को कैसे ओवरकम कर सकते हो, तो पहली टेक्निक फीडबैक दो, पहली टेक्निक फीडबैक दो। आप बोल दे कि सर आपकी तरफ से शोर आ रहा है, मैं बोल दूं कि लेट सपोज आपकी तरफ से इंटरनेट खराब है, आवाज नहीं जा रही है, तो क्या होगा कि एक दूसरे को फीडबैक दे दिया, तो हम मैं आपको से कह सकता हूँ लेट सपोज अगर जो एरिया आपका मिस हो गया है, मैं कहूंगा चलो मैं रिपीट करा देता हूँ, मैं कह दूंगा एक काम करो यूट्यूब पे देख लेना, मैं कह दूंगा लेट सपोज वॉइस नोट पे डिस्कस कर लेंगे, मैं कह दूंगा इसको अगली क्लास में समझा दूंगा, फीडबैक मिल गया, दिमागी सुकून, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टॉर्शन और नॉइस खत्म, तो नॉइस और डिस्टॉर्शन को आप फीडबैक के थ्रू खत्म कर सकते हो, सही है। इसके बाद लिखा हुआ है डिस्टॉर्शन और रिडंडेंसी। डिस्टॉर्शन को आप एक और तरीके से खत्म कर सकते हो, रिपीट करते हुए। लेट सपोज मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिस्टिंग्विश कर रही होती है, जब मैं आपको बहुत स्पीड में लेकर चल रहा था तो आई फेल्ट लाइक कि मेरी इनकोडिंग सही नहीं है। मैं अभी अभी की एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बहुत स्पीड में पढ़ा दिया वो टॉपिक, वैसे मैं पूरा स्पीड में लेके चल रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैंने वो और ज्यादा स्पीड में पढ़ा दिया था। तो जब मुझे ऐसा फील हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिस्टिंग्विश कर रही होती है, उसको मैं आपको तरीके से समझाऊं, मैंने क्या किया, उसको रिपीट किया था। आपने देखा होगा जैसे ही मैंने आपको टेक्नोलॉजी पढ़ा दिया, उसके बाद मैं फिर ऊपर गया था और सारे पॉइंट मैंने रिपीट किए थे। रिडंडेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन, तो समटाइम्स रिपीटेशन हेल्प, समटाइम्स रिडंडेंसी हेल्प नहीं करती है, समटाइम्स रिडंडेंसी हेल्प करती है। डिस्टॉर्शन में रिडंडेंसी हेल्प करती है कि अगर कोई मैसेज पहले डिस्टॉर्ट हो गया तो आप क्या कर सकते हो, रिडंडेंसी के थ्रू, रिपीटेशन के थ्रू उसे फिर से समझा सकते हो। तो अगर आपके मैसेज में नॉइस आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है, तो आप फीडबैक दे सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, रिडंडेंसी अप्लाई कर सकते हो, सही है। फिर आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा बिहेवियर होता है जहाँ पे दो पार्टीज आपस में एक दूसरे को अपोज कर रही है और एक दूसरे के गोल्स को ब्लॉक कर रही है। अगर मैं और आप कॉन्फ्लिक्ट में हो तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट हो जाएगा तो मेरा गोल ब्लॉक हो जाएगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपका गोल ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई एक पार्टी को तो झुकना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दो किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो कि एक अच्छी चीज है, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है कि बुरी चीज है। बाय द वे डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट आपसे पूछा जा चुका है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 पूरा ही इंपॉर्टेंट है,
तो यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन कर दिया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बाकी सबको भी ग्रीन कर दूं। तो मैंने सबसे पहले नॉइस को ग्रीन किया था, उसकी टाइप्स को ग्रीन कर देते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। वो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिडंडेंसी कर रहा हूँ, ठीक है। सही है, डिस्टॉर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कीजिएगा। फीडबैक आपसे पूछा जा चुका है, फीडबैक रीड कीजिएगा। नॉइस और डिस्टॉर्शन को फीडबैक से कैसे एलिमिनेट करते हैं वो रीड कर लीजिएगा। एग्जाम्पल बहुत मजे की है, इसको रीड कीजिएगा, बड़ा फायदा होगा इससे। डिस्टॉर्शन और डिस्टॉर्शन को रिडंडेंसी के थ्रू आप रिड्यूस कर सकते हो, ये रीड कीजिएगा। फिर कॉन्फ्लिक्ट की बात की, कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रीड कीजिएगा। डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, अब मैं बता रहा हूँ व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि वहां पे आप क्या कर रहे होते हो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो आप न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो। एक पार्टी ने नई इन्फॉर्मेशन दी, आपने नई इन्फॉर्मेशन दी, उसने नई इन्फॉर्मेशन दी, आपने नई इन्फॉर्मेशन दी। तो इससे फायदा ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व होना शुरू होता है। कि अगर आप क्या करो, एक दूसरे को इल्जाम देते रहो कि मैंने कहा तुम्हारा तुम्हारा पॉइंट खराब है, उसने कहा तुम्हारा पॉइंट खराब है, मैंने कहा तुम्हारा पॉइंट खराब है, उसने कहा तुम्हारा पॉइंट खराब है। इंस्टेंट में कह सकता हूँ मेरा पॉइंट सही है, उसने कहा मेरा पॉइंट सही है, मैंने कहा मेरा पॉइंट सही है, उसने कहा मेरा पॉइंट सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो दैट्स कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है। हेल्प डिफाइन अ प्रॉब्लम, यहाँ पे लोग फोकस कर रहे होते हैं ऑन अ प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ अ पर्सन। कि मैं कह रहा हूँ कि तुम गलत हो, वो कह रहा है तुम गलत हो, इंस्टेड में कह सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से चीजें गलत हो रही है। सही है। इनकरेज क्रिएटिविटी, हम क्या करते हैं कि हम अपने इश्यू को साइड में रखते हुए कोई क्रिएटिव सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं। रिलीजेस हॉस्टाइल फीलिंग्स, हॉस्टाइल का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के लिए नफरत की जो फीलिंग्स होती है ना, वो खत्म होना शुरू हो जाती है, रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है। डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है ना उससे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन को जो है दबाया, इनहिबिट का मतलब होता है दबाना, कम्युनिकेशन को सप्रेस किया जाता है और अल्टीमेटली लोग दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, डिनाई कर रहे होते हैं कि एक दूसरे पे से बल्ली हटा रहे, अपने ऊपर से बल्ली हटा रहे होते हैं, और स्केपगोट मतलब बली का बकरा ढूंढ रहे होते हैं। आईकैप में सवाल आ चुका है कि कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हो फेस टू फेस मीटिंग करके। फिर आप क्या कर सकते हो, वर्बल वार्निंग्स दे सकते हो। अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो रिटर्न वार्निंग दोगे, फिर नहीं होता तो फिर आप एक्शन लोगे, यानी कि फाइन लगाओगे, डिमोट करोगे या फिर निकाल फेंकोगे। कम्युनिकेशन का पैटर्न होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट। तो ये पैटर्न जो है वो फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे तो ग्रे फाइन आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा था कि नेगेटिव मैसेज आ रहा होता है, इट इज इनएविटेबल, ये चीज तो होके ही रहेगी। क्या कि पर्सनल और बिजनेस की जो जिंदगी होती है उसके अंदर आपने नेगेटिव मैसेज कभी ना कभी कम्युनिकेट करना होता है। जैसे कि एक एम्प्लॉय को जो है वो उसकी रिक्वेस्ट थी कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा दे, आपने उसको मना करना है। या लेट सपोज किसी ने ऑर्डर प्लेस किया था, आप उसको ये बताने जा रहे हो कि ऑर्डर डिले हो जाएगा। या लेट सपोज किसी ने रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एरर, मैसेज में एरर जो है वो एरर्स हैं रिपोर्ट के अंदर, तो आपने क्या करना है, उसको बताना है कि बस के अंदर एरर्स मौजूद है। लेट सपोज अगर कोई काम नहीं हो पाया तो आप सामने वाले बंदे को कम्युनिकेट करोगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नेगेटिव मैसेज आपने कम्युनिकेट करना है। तो आपके पास कभी कभी जो है ना होता ही है कि आप उस नेगेटिव मैसेज को अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैं नेगेटिव मैसेज को किस तरीके से उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करूंगा, मैं इस तरीके से उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, मैं बफर यूज करूंगा। पहले मैं न्यूट्रल या पॉजिटिव बात करूंगा कि सामने वाला बंदा समझ जाएगा समथिंग इज कुकिंग, कोई चीज जो है फिशी है, और शायद ये ना मुझे पॉजिटिव बात बता के नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है। तो बफर की वजह से वो थोड़ा सा अपने दिल को थाम लेता है। एक्सप्लेन, फिर आप क्या करते हो कि जो नेगेटिव मैसेज है उसको पहले एक्सप्लेन कर देते हो। फिर आप कोशिश करते हो कि जो रिफ्यूजल वाली बात है ना उसको ओवर एम्फेसाइज नहीं करते। अगर कोई ऑल्टरनेटिव या कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आप उसको वो भी ऑफर कर देते हो, और अल्टीमेटली आप एंड करते हो पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने नेगेटिव मैसेज को आप उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हो। एलिमिनेट तो देखो नहीं कर सकते, नेगेटिव मैसेज है, झटका तो लगेगा लेकिन कम लगेगा।
ये आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है, इसे रीड कर लीजिएगा। फिर कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो आप नहीं देना चाहते लेकिन वो इम्प्लाई हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड मैसेज। कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक बंदा जो है ना, वो लेट सपोज ऑफिस हमेशा लेट आता है। अब कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये बंदा लेजी है। कुछ लोग पता है क्या कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे ये एरोगेंट है। कुछ लोग पता है क्या कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि यार ये बंदा सीरियस नहीं है। लेजी, एरोगेंट, सीरियस नहीं है। कुछ लोग पता है क्या कहेंगे, इसे इस जॉब की नीड नहीं है। सही है। कुछ लोग पता है क्या कहेंगे कि यार ये बंदा जो है ना उठता ही लेट होगा। कुछ लोग कहेंगे ये सोता लेट होगा। कुछ लोग कहेंगे इसकी नींद ज्यादा है। कुछ लोग कहेंगे इसके घर में प्रॉब्लम्स है। कुछ लोग कहेंगे कि शायद इसके घर में जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज है। हर बंदा अपने हिसाब से इम्प्लाई कर रहा है। एक्चुअलिटी में क्या है कि लेट सपोज उसके अभी रिसेंटली जो है वो बच्चे पैदा हुए हैं और वो बच्चे पूरी पूरी रात रो रहे होते हैं, इसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, तो ये लेट आ रहा होता है। तो अगर कोई बंदा जो है आपके एक्शन की वजह से 10 मीनिंग निकाल रहा है, तो ओवरकम कैसे करोगे इस चैलेंज को? कि अगर लेट सपोज आप लेट हो रहे हो और यू फील लाइक कि आपके पीठ पीछे बातें हो रही है, सिंपली सामने आओ और उनको कह दो कि भाई मेरे साथ ये इशू है, अभी अगले कोई 4-5 महीने रहेगा, तो मैं आपको पहले से कम्युनिकेट कर दूं, मैं लेट आऊंगा। आप ये कह सकते हो, ऑफर कर सकते हो कि भाई मैं लेट तक बैठ जाऊंगा। मैं लेट आने का तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं लेट बैठ के अपना काम कंप्लीट करके जरूर जाऊंगा। तो आप उस इम्प्लाइड मैसेज को ओपन कम्युनिकेशन के साथ खत्म कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर मैनेजर इज ऑलवेज लेट फॉर एन इंटरनल मीटिंग। तो लोग कहेंगे कि मैनेजर जो है इसको मीटिंग के बारे में कंसर्न ही नहीं है। कुछ कहेंगे कि जो मैनेजर बहुत बिजी है। कुछ लोग कहेंगे कि मीटिंग के टाइमिंग्स कन्वीनियंट नहीं है। मैनेजर का कोई भी इशू है वो बता दे, ताकि लोग अपनी तरफ से चीजें ना सोचे। आपने सीवी बेची, उसके अंदर जो है ना वो एरर्स हैं, तो कोई समझेगा कि यार इसने जो है ना वो शायद फोकस ही नहीं किया, एरर्स हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी इंग्लिश है ही खराब। कुछ लोगों को लगा कि ये इस जॉब के लिए सीरियस ही नहीं है, ऐसी अनशंट सीवी बना के भेज दी। तो आपका कोई भी रीजन है, आप उसको कम्युनिकेट कर दो। सही है। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयड मैसेज को एलिमिनेट कर सकते हो ओपन कम्युनिकेशन के साथ। तो दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6, 7, 8। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप जो है इनको रीड करें, और अगली क्लास से पहले या इस क्लास के बाद आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। विद दिस आज की क्लास को ऑफ करते हैं, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, मैं आज क्लास को जल्दी ऑफ कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे सेकंड में को। कोशिश करूंगा कि उस क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले। मैं एक्टिवली माइक खोल के आपके सवालात ले लूंगा, और वो क्लास है भी इंपॉर्टेंट। मैं उसमें आपको 7 सीज भी पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 9 भी पढ़ाऊंगा। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स उनको याद होगा कि मैंने आपको एक्सरसाइजेस करवाई थी, कंसाइजनेस की, कंसिडरेशन की, कर्टेसी की, मैं आपको एक्सरसाइजेस भी करा दूंगा। तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 भी रिवाइज हो जाएगा, डू एस डायरेक्टेड भी रिवाइज हो जाएंगे, पास पेपर के वो सवाल भी प्रैक्टिस हो जाएंगे जो कि डू एस डायरेक्टेड से रिलेटेड आए हैं। कि भाई इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं, कंसिडरेशन लगा दो, इसके अंदर कर्टेसी नहीं है, कर्टेसी लगा दो, कि इस मैसेज के अंदर क्या मौजूद है, 7 सीज में से कौन कौन से सीज मौजूद है। तो वो सारी चीजें हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छी क्लास को ऑफ करते हैं, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।